और आइए शुरुआत कर रहे हैं आज की बड़ी खबर के साथ। आज की पहली और सबसे बड़ी खबर है, यह बड़ी खबर है कि दादा गिराएंगे क्या दीदी की सरकार। एक बार महाराष्ट्र में खेला हो चुका है, क्या बंगाल में खेला होने जा रहा है। ये तस्वीरें नहीं चलनी, हटाइए प्लीज। क्या अब बंगाल में खेला होगा। महाराष्ट्र के बाद बड़ी खबर यह है। आइए अब मैं आपको दिखाऊं बड़ी खबर क्यों, दादा क्या कह रहे हैं। लेकिन अगली तस्वीर दिखाइए जरा। शुभेंदु अधिकारी पहुंचे हैं बंगाल के राज्यपाल से मिलने। क्या शुभेंदु अधिकारी ऐसे ही मिलने पहुंचे, उनके जाने से सरगर्मी और बढ़ गई है। जरा रिपोर्ट देखिए। क्या महाराष्ट्र की तरह बंगाल में भी तख्ता पलट होने वाला है? क्या उद्धव के विधायकों की तरह ममता के विधायक भी बागी हो सकते हैं? दीदी के विधायकों पर यह दावा किसी और ने नहीं, मिथुन दा ने किया है। बीजेपी के नेता मिथुन चक्रवर्ती ने दावा किया है कि ममता बनर्जी के विधायक उनके संपर्क में हैं। 38টা তৃণমূল এমএলএ আমাদের সঙ্গে খুব ভালো সম্পর্কে আছে। तो क्या जैसे महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने उद्धव की कुर्सी पलट दी, ठीक उसी तरह बीजेपी बंगाल में बिसात बिछा चुकी है। और इस राजनीतिक सरगर्मी के बीच बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से मिले। इस तस्वीर ने बंगाल में बड़े सियासी खेला को और हवा दे दी है। तो ये आज की सबसे बड़ी खबर है। क्या महाराष्ट्र की तरह बंगाल में भी सत्ता परिवर्तन होगा। मिथुन दा बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं, उस पर दीदी क्या कह रही है ये आपको बताऊंगा। लेकिन देखिए जरा मिथुन दा क्या कह रहे हैं। मिथुन दा कह रहे हैं ममता के 38, जी हां 38 विधायकों के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं। उसके आगे वो कह रहे हैं इनमें से 21 विधायक, दीदी के 21 विधायक संपर्क में हैं। पहले म्यूजिक, अब देखिए उन्होंने क्या हमला किया। पहले म्यूजिक और उसके बाद ट्रेलर रिलीज होता है। क्या मिथुन दा ने आज म्यूजिक रिलीज कर दिया, अब ट्रेलर रिलीज करेंगे। अभी म्यूजिक रिलीज हुआ है, ट्रेलर का इंतजार करिए। क्या बंगाल में भी तख्ता पलट होगा। दादा का दावा यह कह रहा है मैं सोकर उठा, उन्होंने कहा मैं सोकर उठा तो महाराष्ट्र में सरकार बन चुकी थी। जो महाराष्ट्र में हुआ ऐसा बंगाल में नहीं हो सकता, ऐसा मैं नहीं मानता। यानी वो कह रहे हैं जो महाराष्ट्र में हुआ यह बंगाल में हो सकता है। अभी 18 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, जल्द ही 4 राज्यों में बीजेपी सत्ता में आएगी, यानी 4 और राज्य में महाराष्ट्र जैसी स्थिति हो सकती है। दादा ये कह रहे हैं पार्थ चटर्जी के मुद्दे पर कल बीजेपी बड़ी रैली करने वाली है बंगाल में। कोलकाता में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी रैली करेगी बीजेपी। पंचायत चुनाव से पहले ममता को घेरने का बड़ा प्लान है। लेकिन दीदी ने क्या कहा है, दीदी ने कहा बीजेपी बंगाल को महाराष्ट्र न समझे। पहली बात, उनके पास 3-4 एजेंसियां हैं, यानी बीजेपी के पास सीबीआई, ईडी है। दीदी ने कहा जिसके जरिए राज्य सरकारों को अपने हाथ में ले लेते हैं। बंगाल को तोड़ना आसान नहीं, ये ममता बनर्जी कह रही हैं, क्योंकि यहां रॉयल बंगाल टाइगर से लड़ना होगा। आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा मिथुन दा क्या दावा कर रहे हैं, सुनिए। 38টা তৃণমূল এমএলএ আমাদের সঙ্গে খুব ভালো সম্পর্কে আছে। তার মধ্যে 21 জন আমার সঙ্গে ডাইরেক্ট। तो आपने सुना मिथुन दा क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं 38 मेरे संपर्क में हैं, बहुत करीबी हैं। 21 के साथ सीधा संपर्क है। तो क्या होने वाला बंगाल में, देखिए क्या बंगाल में सरकार गिर सकती है। पूरी विधानसभा की तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, देखिए जरा। क्या बंगाल में भी खेला हो सकता है, यह बड़ी चीज है। और यह कैसे होगा, यह आपके सामने आ गई बंगाल की विधानसभा। इस वक्त बंगाल में जो स्थिति है वो ये है। अभी देखिए टीएमसी के पास कुल, देखिए नीचे लिखा है कुल सीटें हैं 294, 294 बंगाल में सीटें हैं। ममता बनर्जी ने कितनी जीती है, 220। बहुमत के लिए चाहिए 148, बीजेपी के पास है 71। और अगर दादा सही कह रहे हैं महाराष्ट्र वाला खेला यहां हुआ तो क्या होगा, देखिए तो होगा ये
कि अगर 38 विधायक साथ आ गए, 38 एमएलएज अगर बीजेपी के साथ आ गए तो 71 प्लस 38 109, यानी बीजेपी बहुमत से 39 सीट उसके बाद भी दूर रहेगी। तो खेला करना आसान नहीं है, इसीलिए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा टीएमसी की नेता शांतनु क्या कह रहे हैं और डोला सेन क्या कह रही हैं दादा के बारे में। देखिए, मेरे को ये लगता है, हमको सुनने में आया था कुछ दिन पहले मिथुन चक्रवर्ती बहुत दिन के लिए अस्पताल में एडमिटेड थे। हमको लग रहा है एक डॉक्टर का हैसियत से उसको फिजिकल बीमारी नहीं था, उसका मेंटल बीमारी शायद हो गया होगा। नहीं तो बंगाल में रहते हुए अभी कोई भी आदमी ये सब बात नहीं बोल पाएंगे। उसको भी मालूम है कि अब की बार 200 बार बोलने का बाद बंगाल में सिर्फ 77 आसन में उन लोगों को जय हासिल हुआ था, उसके बाद उसको भी खुद मालूम नहीं है शायद। मिथुन दा बहुत बड़ा अच्छा एक्टर है, हम उसके लिए हर वक्त बेस्ट विशेस करते हैं, वो और भी आगे बढ़े। और आपको मालूम होंगे जो एक्टर्स होते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं, शिल्पी होते हैं, उसके लिए बहुत अच्छी तरीके से सपना देखना आता है। हम लोग तो आम आदमी हैं, हम लोगों को उतना सपना देखना नहीं आता, लेकिन आर्टिस्ट को बहुत सारे सपना देखना आता है। तो मिथुन दा के लिए और उसके ड्रीम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और अगली बड़ी खबर है। अगली बड़ी खबर हिला देने वाली है। सर तन से जुदा गैंग का कुल्हाड़ी कांड। तस्वीर में आपको दिखाने जा रहा हूं प्रवीण की। यह है प्रवीण की हत्या सर तन से जुदा गैंग ने की है। प्रवीण को कुल्हाड़ी से काट दिया गया। प्रवीण की गलती क्या थी? प्रवीण समर्थन कर रहे थे कन्हैया का। प्रवीण कह रहे थे कि कन्हैया के साथ जिन्होंने यह हत्याकांड अंजाम दिया उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। प्रवीण का भी सर तन से जुदा गैंग ने प्रवीण पर हमला किया। यह अगली तस्वीर आप देख रहे हैं। प्रवीण की तस्वीर, उनका गला काट दिया गया कुल्हाड़ी से। तस्वीर आपको विचलित कर सकती है, इसलिए तस्वीर को धुंधला किया है। उनका गला काट दिया प्रवीण का। अस्पताल में ले जाया गया, जहां उन्हें भर्ती कराया गया, लेकिन अस्पताल ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। किसने हमला किया, क्यों किया, यह मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद जो हुआ वो तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। देखिए जरा अगली तस्वीर, ये आप देख रहे हैं, एम्बियंस दीजिए, ये आप देख रहे हैं। उसके बाद एक सांसद की गाड़ी को प्रदर्शनकारियों ने रोक लिया। यह हंगामा हुआ। फुल स्क्रीन लीजिए जरा, तस्वीर दिखाइए। सांसद की गाड़ी को प्रदर्शनकारियों ने रोक लिया और गुस्सा सांसद के ऊपर निकला। प्रवीण की हत्या सर तन से जुदा गैंग ने की है। सुनिए जरा, एम्बियंस उठाइए। प्रवीण की हत्या के बाद लोगों का गुस्सा सड़कों पर निकला, और गुस्सा लाजमी भी है। आखिर लोग कब तक ये सहेंगे, आखिर लोग कब तक इसे बर्दाश्त करेंगे। लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे, लोगों का गुस्सा उग्र हो गया, लेकिन उसके बाद कैसे लोगों ने सड़क पर आकर प्रदर्शन किया और पुलिस ने लाठीचार्ज किया। देखिए जरा, पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया ये आप देख रहे हैं। देखिए, पुलिस ने लोगों को दौड़ा कर पीटा है। ये तस्वीरें जो मैं आपको इस वक्त दिखा रहा हूं, ये एम्बियंस दीजिए इसका प्लीज। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए पुलिस ने लोगों को पीटा है। ये वो प्रदर्शनकारी हैं जो प्रदर्शन कर रहे थे वहां। देखिए लाठियों से पुलिस मार रही है लोगों को भगा रही है। लोगों का गुस्सा लाजमी है, लोग जो गुस्सा दिखा रहे हैं वो सही है। लोगों का कहना है कार्रवाई होनी चाहिए, आखिर किसने मारा है। अगली तस्वीर आइए मैं आपको दिखाता हूं किस तरह से सिर्फ ये लाठीचार्ज की तस्वीर नहीं आई, अलग अलग इलाकों से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। लोग सड़कों पर निकले। एम्बियंस दीजिए इसका, ये आप देख रहे हैं। ये देखिए, पुलिस स्क्रीन लीजिए जरा, पुलिस स्क्रीन लीजिए तस्वीर, ये आप देख रहे हैं। जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उन प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठी चलाई। एम्बियंस बढ़ाइए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठी चलाई और उन्हें वहां से भगाया है। लेकिन आइए अब मैं आपको बताऊं कि आखिर प्रवीण को, एक बेगुनाह को,
किन कातिलों ने मारा है। देखिए जरा प्रवीण की किस साजिश के तहत हत्या की गई, कैसे प्रवीण के पास पहुंचकर कुल्हाड़ी से उनका गला काटा गया। सरतन से जुदा गैंग का एक और अपराध और महापाप, बीजेपी नेता प्रवीण निट्टारू की बेरहमी से हत्या कर दी गई। दुकान बंद कर घर लौटते वक्त प्रवीण पर हमला किया गया। दुकान बंद करके लौट रहे थे ठीक उसी तरह जैसे उमेश लौट रहे थे, ठीक उसी तरह जिस तरह कन्हैया अपनी दुकान में मौजूद थे। दुकान में घुसकर हमला किया गया। प्रवीण दुकान से लौट रहे थे। बाइक सवार कुछ लोगों ने प्रवीण को पहले रोका, उसके बाद दुकान से कुछ ही दूरी पर प्रवीण को रोक लिया इन लोगों ने, यानी घात लगाए पहले से बैठे थे। धारदार हथियार से प्रवीण की गर्दन पर हमला किया गया। बताया जाता है हमलावरों ने कुल्हाड़ी से प्रवीण को काटा। इतना ही नहीं, मंगलवार को रात करीब 9 बजे उन पर हमला किया गया। हमले में गंभीर रूप से प्रवीण घायल हो गए और घायल होने के बाद उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया। जान बचाने के लिए दूसरी दुकान की तरफ प्रवीण भागे, यानी घायल होने के बाद वो खुद को बचाने के लिए भागे। आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी और मौजूद लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। प्रवीण को अस्पताल ले जाते वक्त प्रवीण ने दम तोड़ दिया, उनकी मौत हो गई। ज्यादा खून बहने की वजह से बताया जा रहा है कि उनकी मौत हुई है। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले के बिल्लारे की घटना बताई जा रही है। ये घटना के विरोध में कर्नाटक में बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुतूर में भी प्रोटेस्ट किया है। दक्षिण कन्नड़ जिले में धारा 144 लगा दी गई है। हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, लोगों में गुस्सा है। अब आपको दिखाता हूं, प्रवीण की आज अंतिम यात्रा निकली, उनका आज अंतिम संस्कार किया गया। हजारों की भीड़, हजारों लाखों की भीड़ थी। ये देखिए जरा, फुल स्क्रीन लीजिए। प्रवीण की अंतिम यात्रा निकल रही थी जिस वक्त देखिए जरा उनका पार्थिव शरीर लोगों के कंधों से होता हुआ एम्बुलेंस तक पहुंचा है। देखिए इतनी भीड़ थी, कदम रखने की जगह नहीं थी। लोगों में गुस्सा तो है, लेकिन लोग प्रवीण के साथ आकर खड़े हुए उनकी अंतिम यात्रा में, उनकी आखिरी वक्त में प्रवीण के साथ हजारों की भीड़ थी। ये देखिए जरा, प्रवीण के घर से उनका पार्थिव शरीर निकाला गया। उनको देखने के लिए, उनके अंतिम दर्शन के लिए जो भीड़ पहुंची थी, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों में किस कदर गुस्सा, रोष, आक्रोश है जिस तरह से प्रवीण की हत्या की गई है। और इस हत्या के बाद सवाल बुनियादी है कि आखिर कब तक इस तरह के गला काट गैंग, इस तरह की धमकी देने वाले लोग सक्रिय रहेंगे। जरा सुनिए सांसद राकेश सिन्हा क्या कह रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार हत्या का प्रकार और हत्या के तरीका जो है वो दिखाता है कि एक ही प्रकार के लोग इस तरह की हत्या में शामिल हैं। और मुझे लगता है कि ऐसी ताकतों की शिनाख्त तो होनी चाहिए और उन्हें सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अब राज्य और समाज दोनों को एक होकर और इस देश की पंथनिरपेक्षता को, इस देश के सौहार्द को, सहिष्णुता को और लिबरल डेमोक्रेसी को बचाने के लिए बहुत ही सतर्कता के साथ काम करना होगा। राकेश सिन्हा साहब को आपने देख लिया। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं प्रवीण की मां, जिनका एक लाल चला गया, जिनका एक जवान बेटा जिसकी हत्या कर दी गई, उनका रो रो कर बुरा हाल है। ये आप देख रहे हैं, एम्बियंस दीजिए। ये प्रवीण की मां है जिनके आंसू नहीं रुक रहे हैं। ये प्रवीण के पिता है, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। प्रवीण की मां का रो रो कर बुरा हाल है, अपने लाल को याद कर रही है। प्रवीण की मां के आंसू नहीं रुक रहे हैं। और आइए अब मैं आपको बताता हूं दरअसल प्रवीण कौन थे, क्या करते थे, उनके बारे में आपको बताता हूं। प्रवीण अपने मां बाप के लौती संतान थे। बीजेपी युवा मोर्चा के जिला सचिव थे प्रवीण, और संघ के कार्यकर्ता के तौर पर सक्रिय थे अपने इलाके में। साथ ही साथ सोशल मीडिया पर भी बहुत एक्टिव रहते थे। कन्हैया के समर्थन में कई पोस्ट किए थे प्रवीण ने। बिल्लारे इलाके में बहुत अच्छी पकड़ रखते थे प्रवीण। बिल्लारे में पोल्ट्री की दुकान चलाया करते थे, इसी से गुजर बसर होता था। लेकिन कैसे प्रवीण को निशाना बनाया गया, ये मैं आपको सुनवाता हूं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई क्या कह रहे हैं प्रवीण की हत्या के बाद। That it was a very pre-planned
attempt, and such similarities were there in other cases. So we're studying the whole thing into entirety, and then we'll go to the roots of it. सोचिए अब वो सब कहां हैं जो अभिव्यक्ति की आजादी पर बड़ी बड़ी दोहाइयां देते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं। प्रवीण भी अपने हक की आवाज सोशल मीडिया पर उठा रहा था और उसकी हत्या कर दी गई। वो सब कहां हैं जो लोकतंत्र और संविधान बचाओ की बात करते हैं। ये प्रवीण का देखिए, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। प्रवीण ने पोस्ट किया था, फिर से प्ले कीजिए, फुल स्क्रीन लीजिए। ये जो आप देख रहे हैं जिसमें लिखा घोर सेक्युलरवादी जिन्होंने हमेशा अहिंसा के नाटक को जीवन बना रखा है, ये कन्हैया के समर्थन में पोस्ट किया। तो अगली तस्वीर देखिए, कन्हैया पेशे से दर्जी थे। प्रवीण ने इसको लिखा था सिर्फ इसलिए कि राष्ट्रीय सोच का साथ दिया। आज एक गरीब दर्जी को सरेआम काटकर वीडियो बना दिया गया और अब आपका वॉइस बॉक्स क्यों जल गया? क्या ऐसा उस राज्य में नहीं हुआ? ये बातें उस राज्य यानी कांग्रेस राज्य की बात कर रहे थे। आप प्लीज पीछे वाली क्लिप प्ले करेंगे जिसमें दर्जी का फोटो है। ये जो आप देख रहे हैं, प्रवीण ने लिखा क्या ऐसा उस राज्य में नहीं हो रहा है जहां आपकी अपनी कृपा बनी कांग्रेस की सरकार है? अब जीभ नहीं हिलाओगे क्या? तुम जैसे पाखंडी हमदर्द को उस गरीब की जिंदगी पर रहम नहीं आया? जवाब दो। इससे पहले वाली तस्वीर प्ले कीजिए जरा, जिसमें प्रवीण ने फोटो डाली है। ये वाला देखिए जरा, नीचे प्रवीण ने जो तस्वीरें साझा की है उसमें दिखाई दे रहा है एक दर्जी और दूसरी तस्वीर गला काट दिया गया। यानी वो बताना चाह रहे हैं कैसे कन्हैया जो दर्जी थे उनकी गला काट कर हत्या कर दी गई। तीसरा भी टेक्स्ट दिखाइए आप। जो तीसरी पोस्ट है, वो तीसरी पोस्ट ये बता रहा है कि कैसे प्रवीण कन्हैया के समर्थन में लिख रहे थे और कन्हैया के समर्थन में लिखने की वजह से उनका गला काट दिया गया। आप सोचिए, वो सारी आवाजें अब चुप और खामोश हैं। वो सारी आवाजों की जुबान नहीं खुल रही है जो बात बात पर बोलने की आजादी की दुहाई देते हैं, जो बात बात पर ये कहते हैं कि इस देश में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। देखिए प्रवीण का एक और उन्होंने लिखा था, बीजेपी के एक कोट को उन्होंने लगाया था। ये देख रहे हैं आप, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने वालों का समर्थन करने वाले कांग्रेसियों की मायूस मानसिकता पर शर्म आनी चाहिए। आइए अब मैं आपको बताऊं, सवाल यह है कि आखिर प्रवीण की हत्या में किसका हाथ है? तो पीएफआई, फिर एक बार पीएफआई का कनेक्शन सामने आ रहा है, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए जरा, यहां भी पीएफआई आ गया। प्रवीण मर्डर की पीएफआई कनेक्शन सामने आया है। कैसे? शुरुआती जांच में पीएफआई का हाथ होने का शक जताया गया है। बीजेपी नेताओं ने पीएफआई की भूमिका पर सवाल उठाए हैं बाकायदा। प्रवीण हत्या की जांच में कर्नाटक की पुलिस जुटी हुई है और जांच के लिए 5 स्पेशल टीमों का गठन कर दिया गया है। बाइक सवार हमलावर स्थानीय लोग नहीं थे, यानी प्रवीण को जो लोग मारने आए वो लोकल नहीं थे, स्थानीय लोग नहीं थे। केरल के रजिस्टर गाड़ी के नंबर से आए थे ये हमलावर, यानी जो गाड़ी थी जिस बाइक से वो आए थे वो केरल के नंबर पर रजिस्टर थी। हत्या के बाद केरल के कासरगोड की तरफ भागने का शक जताया जा रहा है इन लोगों का। केरल पुलिस से संपर्क में है लगातार कर्नाटक पुलिस और बेल्लारे में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। फिलहाल जो तस्वीरें भी मैंने आपको दिखाई, आइए अब मैं आपको सुनाता हूं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। ये तो केरल के लिंक है, ऐसे इनिशियली रिपोर्ट जो आ रहा है केरल का जो एसडीपीआई और पीएफआई का लिंक है, ऐसे मैसेज मीडिया में वगैरह आ रहा है, मीडिया और सोशल मीडिया में। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रहा है, लेकिन इसके लिए जो पीएफआई और एसडीपीआई को जो बढ़ावा दिया है वो उधर केरल में और इधर भी कर्नाटक में भी कांग्रेस पार्टी उसको बढ़ावा दे रहा है। उनके खिलाफ जो कुछ भी केसेस था सिद्धरामैया ने इनको विथड्रॉ किया था। इनको एक तरह से एनकरेजमेंट मिल रहे हैं, इसीलिए। लेकिन हमारे सरकार उधर जो है सख्त कार्रवाई करेगी और जो कल्प्रिट्स है दे विल बी ब्रॉट टू बुक। और अब एक बुनियादी सवाल आपके जहन में भी होगा कि आखिर कितनी और हत्याएं? कन्हैया, उमेश, हर्षा और अब प्रवीण। निशांग जो मध्य प्रदेश में भोपाल का रहने वाला मासूम, उसकी हत्या पर भी यही शक जताया जा रहा। सवाल यह है कन्हैया के बाद से आखिर यह कहां जाकर रुकेगा और क्यों नहीं रुक रहा है? इसके खिलाफ सख्त एक्शन लेने की जरूरत है। प्रवीण ने क्या किया था? कन्हैया के जो हत्यारे थे, हत्या करने वालों को हर शख्स बुरा कहता है, उन हत्यारों के बारे में सिर्फ लिखा था कि आखिर इन पर एक्शन कब होगा, तो कब ऐसी हत्याएं रुकेंगी।
कन्हैया के समर्थन पर गला काट दिया गया प्रवीण का। कन्हैया का समर्थन करने पर प्रवीण की हत्या कर दी गई। मूव कीजिए इसे। कन्हैया के समर्थन में प्रवीण ने फेसबुक पर पोस्ट लिखा था, वो पोस्ट मैंने आपको दिखाई। एक गरीब दर्जी का गला काटकर वीडियो बना दिया गया, यह लिखा था प्रवीण ने, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने एक राष्ट्रीय सोच का समर्थन किया था। सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने एक राष्ट्रीय सोच का समर्थन किया। यह घटना ऐसे राज्य में हुई है जहां कांग्रेस की सरकार है, उसने लिखा था। 29 जून को कन्हैया के समर्थन में उसने पोस्ट किया था। भोपाल में भी सिर तन से जुदा गैंग पर हत्या का शक है। ये जो तस्वीरें मैं इधर आपको दिखा रहा हूं, देखिए, पहली तस्वीर निशांक की देख रहे हैं। शक जताया जा रहा है क्योंकि उनके पिता के मोबाइल पर मैसेज आए हैं कि निशांक की हत्या सर तन से जुदा गैंग ने की है। उसके बाद प्रवीण, फिर दूसरी तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं उमेश, कन्हैया और उमेश, और उसके बाद आप तस्वीर देख रहे हैं हर्षा। ये तस्वीरें ये बता रही हैं कि कैसे इनके हौसले बढ़ते जा रहे हैं। इनके हौसलों को पस्त करना बहुत जरूरी है। मैसेज के 10 मिनट बाद आपको बताऊं, बीटेक छात्र निशांक का भी शव मिला। यह निशांक की तस्वीर है, भोपाल का रहने वाला निशांक। गुस्ताखे नबी की एक सजा का मैसेज आया उनके पिता के मोबाइल पर। अमरावती में भी उमेश कोले की हत्या हुई थी इसी तरह से। कर्नाटक में बजरंग दल कार्यकर्ता हर्षा की भी हत्या की गई थी। तो यह हत्या का सिलसिला कहां रुकेगा, क्योंकि यह अब तक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अगली खबर जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो भी ऐसा ही है। यानी इनके हौसले इतने बुलंद हैं कि ये उदयपुर, भोपाल, कर्नाटक होते हुए दिल्ली पहुंच गए हैं। जी हां, सर तन से जुदा गैंग की एक और धमकी मिली। सुप्रीम कोर्ट के वकील को धमकी मिली है। ये विनीत जिंदल, जिन्हें इसी गैंग ने धमकी दी है, इनका भी गला काट देने की धमकी दी गई है। बाकायदा चिट्ठी आई है, जब कहूं तब दीजिएगा विजुअल। ये आप देख रहे हैं, लिखा है, पैगाम है विनीत जिंदल, तेरा भी सर तन से जुदा करेंगे जल्दी। फुल स्क्रीन लीजिए। यह चिट्ठी विनीत जिंदल को आई है। इस चिट्ठी में क्या लिखा है देखिए जरा। यह चिट्ठी आई है विनीत जिंदल को, इसी सर तन से जुदा गैंग की यह चिट्ठी है। लिखा है, पैगाम है विनीत जिंदल, तेरा भी सर तन से जुदा करेंगे जल्दी। यह चिट्ठी सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल को मिली है। आइए आपको बताऊं कौन है विनीत जिंदल, और उसके बाद विनीत जिंदल का क्या कहना है वो भी मैं आपको सुनवाऊंगा। लेकिन देखिए, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं विनीत जिंदल, जिन्हें ये थ्रेट आया है। सर तन से जुदा गैंग ने जिंदल को धमकी दी है, उन्हें धमकाया है। जिंदल के घर पर बाकायदा इस पर्चे को फेंक दिया गया। पर्ची में लिखा है, सर तन से जुदा कर देंगे। विनीत ने दिल्ली पुलिस को बाकायदा इस बात की सूचना दी है। अपने परिवार की जान को खतरा बताया है विनीत जिंदल ने। पहले भी कई नंबरों से उन्हें धमकी मिल चुकी है और अजमेर दरगाह के खादिम की शिकायत की थी दरअसल विनीत जिंदल ने। जिंदल ने दिल्ली पुलिस से इसकी शिकायत की थी, उसके बाद इन्हें यह धमकी दी गई है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, खुद सुनिए सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल को, जिनको सर तन से जुदा गैंग ने धमकी दी। मेरे परमाइसिस के अंदर ही, बाउंड्री वॉल के अंदर, मुझे एक लेटर मिला जिसमें मुझे धमकी मिली थी, जिसमें लिखा गया था कि अल्लाह का पैगाम है विनीत जिंदल, तेरा भी सर तन से जुदा करेंगे जल्द ही। तो लगता है कहीं ना कहीं कोई ऐसा कोई संगठन या ऐसा कोई व्यक्ति है जो टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर लॉन्च किया है, डीसीपी कल आए थे, स्पेशल सेल के लोग भी कल आए थे, और अब एफआईआर लॉन्च होने के बाद कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस ने एक्शन इनिशिएट किया है। तो ऐसे लोगों का इलाज करने की बहुत जरूरत है, लगातार माहौल खराब कर रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, कांवड़ियों पर फूल तो भाईजान फायर हो गए। हुआ यह कि असदुद्दीन ओवैसी को फूल के कांटे चुभ रहे हैं। तस्वीर दिखाई, ये जो कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा हो रही है, ये पुष्प वर्षा अच्छी नहीं लग रही ओवैसी को। ये जो फूल है इसके कांटे उन्हें चुभ रहे हैं। वो कह रहे हैं, फूल क्यों बरसा रहे हो कांवड़ियों पर। अगली तस्वीर दिखाई सर। योगी आदित्यनाथ, कांवड़िए जो गुजर रहे थे, योगी आदित्यनाथ ने पूरा दौरा किया था, मुआयना किया था किस रास्ते से कांवड़िए जाते हैं। ये ओवैसी को अच्छा नहीं लग रहा है। अगली तस्वीर दिखाइए सर। ये आप देख रहे हैं, पुलिस वाले कांवड़ियों पर फूल बरसा रहे थे, ओवैसी को यह भी अच्छा नहीं लग रहा है। ओवैसी कह रहे हैं, आखिर पुलिस फूल क्यों बरसा रही है कांवड़ियों पर। देखिए जरा, ओवैसी को ये फूल जरूर चुभ रहे हैं, लेकिन ओवैसी को जवाब क्या दिया जा रहा है, यानी बीजेपी ने क्या जवाब दिया है ओवैसी को उनके इस बवाल के बाद, इस विरोध के बाद।
ओवैसी ने कहा कांवड़ियों पर पुलिस ने फूल बरसाए हैं, कांवड़ियों के पैर में लोशन भी लगाया गया। ओवैसी कह रहे हैं यात्रा के रास्तों में मीट की जो दुकानें थी उन्हें बंद करवा दिया गया। एक से नफरत और दूसरों से मोहब्बत क्यों? एक मजहब के लिए ट्रैफिक डायवर्जन किया जाता है, दूसरे मजहब के लिए आखिर बुलडोजर क्यों? केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश, उन्होंने कहा कांवड़ का स्वागत करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। किसी के जहर उगलने का कोई असर हम पर नहीं पड़ने वाला है। मुस्लिम वोट बैंक के लिए ओवैसी जहर उगल रहे हैं, हमारी सरकार के लिए सब बराबर है। नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री मध्य प्रदेश, उन्होंने कहा ओवैसी तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, एक वर्ग के वोट के लिए ऐसा कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी जो पत्थर बरसाते हैं उन पर कुछ नहीं कहते असदुद्दीन ओवैसी। अब जरा सुनिए, अब आपको सुनवाता हूं ओवैसी क्या कह रहे हैं और उन्हें कैसे केशव प्रसाद मौर्य ने जवाब दिया। कांवड़ यात्रा के लिए आप टैक्स पेयर के पैसों से हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रहे हैं, यूपी की भाजपा सरकार बहुत अच्छा है। आप पुलिस के हुदेदार ऑफिसर उनकी पैरों की मालिश कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, हम उसका वेलकम करते हैं। रास्ते में लोहार की दुकान है, गाजियाबाद में आपने लोहार की दुकान को बंद कर दिया, बहुत अच्छा है। मीरठ में पुलिस स्टेशन में एक मुसलमान ऑफिसर का नाम था, किसी ने ऑब्जेक्शन किया, आपने नाम हटवा दिया, बहुत अच्छा है। भाई यही तो रहमदिली दिखाइए ना, आप भेदभाव क्यों कर रहे हैं? भाई अगर कोई नमाज पढ़ता है चंद मिनट के लिए तो पब्लिक पॉलिसी डिस्टर्ब हो रही है, दंगा हो रहा है, और क्रिमिनल इंटेंट है ही नहीं उसमें दंगा करने का। 295 153 लगाते आप, तो आप हमसे हम भाजपा की उत्तर सरकार से कह रहे हैं कि आप इक्वली ट्रीट करिए, डिस्क्रिमिनेशन मत करिए। जो आप कर रहे हैं तो बकवास है। अगर सबका साथ है, सबका विकास है, तो भैया हमारे भी पैर की मालिश करिए ना आकर। आप हमारे पैर की मालिश करने की जगह हमको ले जाकर पुलिस स्टेशन में लटों से पैर पर मारते हैं। हम पर फूल नहीं बरसाते, हमारे घर पर बुलडोजर चढ़ा देते आप। ये कौन सा इंसाफ है आपका? का स्वागत करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। किसी के ट्वीट और किसी के जहर उगलने से इस पर न कोई प्रभाव सरकार पर पड़ेगा, न समाज पर पड़ेगा। वह आदर सत्कार करने का काम निरंतर जारी रहेगा। केवल मुस्लिम वोट बैंक खड़ा करने के लिए जहर उगलने का काम करते हैं, और ऐसे जहर को शांत करना हम लोग सब जानते हैं। हम सबका साथ सबका विकास, हमारे सरकार की नजर में हिंदू और मुसलमान के बीच में भेदभाव नहीं होता, लेकिन कोई तीर्थ यात्री होता है तो उसकी सेवा सरकार भी कर रही है, समाज भी कर रहा है, और वो हम करेंगे। और आइए, असदुद्दीन ओवैसी को कांवड़ियों पर फूल बहुत चुभ रहे हैं। आइए अब मैं असदुद्दीन ओवैसी को ईद में यही योगी की पुलिस जो कांवड़ियों को फूल बरसा रही है, यही योगी की पुलिस ईद में भी फूल दे रही थी, तब ओवैसी कहां थे? आइए वो तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। पहली तस्वीर देखिए, ये लखनऊ की तस्वीर देख रहे हैं। ये योगी की पुलिस ईद के मौके पर फूल बांट रही थी। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये लखनऊ की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। योगी आदित्यनाथ की पुलिस फूल दे रही थी। जब ईद की नमाज पढ़कर नमाजी निकले तब असदुद्दीन ओवैसी कहां थे? इन फूलों पर असदुद्दीन ओवैसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन कांवड़ियों पर जो फूल बरसाए जाएंगे ओवैसी को उससे दिक्कत है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, बागपत, लखनऊ के बाद देखिए बागपत में पुलिस के अधिकारी एक बच्चे को फूल दे रहे हैं। बागपत की तस्वीर है, ईद की नमाज के बाद असदुद्दीन ओवैसी को ये फूल नजर नहीं आते। कांवड़ियों पर जो फूल बरसाए गए ओवैसी को उन फूलों से एतराज है। ये बागपत की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये असदुद्दीन ओवैसी की बोलती बंद कर देने वाली तस्वीर है कि फूलों का मजहब तय मत करो, फूलों का भी धर्म तय मत करो कि वो कांवड़ियों पर बरसाए जा रहे हैं या नमाजियों को दिए जा रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाई जरा, रामपुर, आजम खान का शहर रामपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पुलिस नमाजियों को फूल दे रही है। ओवैसी को यह भी नहीं दिख रहा, यह भी योगी की पुलिस है जो नमाजियों को फूल दे रही है। अब सवाल यह है, ओवैसी की दरअसल सियासत ही इसी पर चलती है। जब तक वो फूलों का मजहब तय नहीं कर देंगे तब तक वो खास मजहब का वोट नहीं ले पाएंगे। यही उनकी सियासत का तरीका है। अब जरा सुनिए सियासतदान क्या कह रहे हैं। पत्थर बरसाते हैं उन पे तो वो कुछ नहीं कहते, पुष्प बरसा पे आपत्ति होती है उन्हें। एक आध बार ओवैसी पत्थर बरसाने वालों पर भी तो बोलो, अच्छा लगेगा। वो आपको भटके हुए युवा लगते होंगे। इस स्वाभाविक रूप से वो जानबूझ के करते हैं तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, ऐसा एक वर्ग की वो पाने के लिए, सहानुभूति पाने के लिए, जो उन्हें नहीं करना चाहिए। कभी पत्थर फेंकने वालों पर भी तो बोलो। ओवैसी जी को इस बात से परेशानी है कि कांवड़ियों पे फूल क्यों बरसाए गए। अब कांवड़ तो पूरे साल में एक ही बार होती है,
और वो दूसरी जिसकी बात कर रहे हैं, तो जो रूल्स है, जो नियम है, उसके तहत कांवड़िए तो सड़क पे आते हैं, चले जाते हैं। ये कार्यक्रम भी होता है मुश्किल से एक सावन महीना, खुद ही कह रहे हैं। और जो कार्यक्रम सालों भर होने हैं, उसको कहेंगे कि सड़क पे इसकी इजाजत दें। असदुद्दीन ओवैसी सरीखे नेता केवल सांप्रदायिक विभाजन कैसे हो सके, भावनाएं कैसे भड़काई जा सके, इसके लिए तरह तरह के सवाल खड़े करने का काम कर रहे हैं और अपराधियों के पक्ष में बयानबाजी कर रहे हैं। जिन अपराधियों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलता है, वहां आज कांवड़ियों से तुलना करके अपराध करने का काम असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं। ओवैसी साहब, सरकार जिसमें बुलडोजर चलाती है ना, वो इस देश में धार्मिक काम नहीं करते। वो देश में पत्थर मारते हैं, वो सरकारी सामान को जलाते हैं, इस देश में अराजकता फैलाते हैं और जो लोग अराजकता फैलाते हैं उन्हीं पे बुलडोजर चलता है। इस बात को अब सोचिए जरा ओवैसी के जहन में क्या भरा हुआ है। ओवैसी कह रहे हैं कांवड़ियों पर फूल क्यों बरसा रहे हो। ओवैसी को फूल बरसाने में दिक्कत है, ये देखिए, ये यूपी में मुसलमान खुद कांवड़ियों पर फूल बरसा रहे हैं। ओवैसी को ये फूल नहीं दिख रहे हैं क्या? ये देख रहे हैं आप, फुल स्क्रीन जरा लीजिए। कांवड़ियों पर खुद उत्तर प्रदेश के मुसलमान फूल बरसा रहे हैं। ओवैसी को उन फूल से दिक्कत है, ये देखिए। क्या ओवैसी को ये तस्वीरें नहीं दिख रही हैं किस तरह उत्तर प्रदेश के मुसलमान कांवड़ियों पर फूल की बारिश कर रहे हैं? अगली तस्वीर जरा प्ले कीजिए, ये आप देख रहे हैं। ये देखिए दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। कांवड़िए जहां से गुजर रहे हैं उन पर फूलों की बारिश कर रहे हैं। देखिए टोपी लगाए हुए, कुर्ता पैजामा पहने हुए, और ये देखिए सामने से कांवड़ यात्रा निकल रही है और मुसलमान खुद फूल बरसा रहा है। ये तस्वीरें यूपी के मुसलमान खुद ओवैसी को जवाब दे रहे हैं कि तुम्हारी सियासत हमारे आगे नहीं चलने वाली है। ओवैसी को ये तस्वीरें खुद ब खुद बता रही हैं कि उनकी सियासत तो फ्लॉप हो जाएगी, लेकिन ओवैसी की दरअसल सियासत ही यही रही है जो अब उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने वोट चुनाव के दौरान वोट ना देकर भी जवाब दिया है और इन तस्वीरों से भी देख रहे हैं। लेकिन ओवैसी का देखिए प्रोपेगेंडा दरअसल पुराना है। अब ओवैसी के बयान जरा देखिए। ओवैसी का बयान, उन्होंने कहा एक दिन हिजाब पहनने वाली पीएम बनेगी। यहां भी मजहबी चश्मा लगाए थे। उन्होंने कहा मुगलों से भारत के मुसलमानों का कोई रिश्ता नहीं, लेकिन यह बताओ मुगलों की पत्नियां कौन थी? देश को बांटने वाले बयान। हम मुसलमान तुम्हारा जुल्म नहीं भूलेंगे, अल्लाह तुम्हें नेस्तोनाबूद कर देगा, ये ओवैसी के बयान है। अयोध्या में 5 एकड़ में बनने वाली मस्जिद में नमाज हराम होगी, यानी जो मस्जिद की जमीन दी गई है, यह मस्जिद सिद्धांतों के खिलाफ, इसलिए मस्जिद नहीं कह सकते। अगला बयान, उन पुलिस के लोगों से कहना चाहता हूं कि योगी मोदी नहीं रहेंगे तो कौन बचाएगा, यह एक सांसद के बयान। भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि किसी को भारत माता की जय बोलना है, यह असदुद्दीन ओवैसी ने कहा। 3 तलाक पर हमला किया, कहा महिलाओं को न्याय सिर्फ बहाना है, इनका असली निशाना तो शरीयत है। इन बयानों से साफ है ओवैसी दरअसल ओवैसी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स जो है, ओवैसी क्या करके वोट करना चाहते हैं, वोट पाना चाहते हैं, लेकिन देश के लोग अब समझ चुके हैं ओवैसी क्या चाहते हैं और वो क्या चाहते हैं। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, कैश क्वीन के बारे में आपको बताया था, लेकिन कैश निकलना बंद नहीं हुआ। आज भी कैश ही कैश निकल रहा है कैश क्वीन के घर से। पहली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं उससे पहले, कैश क्वीन के घर से अभी भी कैश निकल रहा है। अर्पिता मुखर्जी की तस्वीर आप देख रहे हैं, जो फिलहाल ईडी की कस्टडी में है, ईडी पूछताछ कर रही है। ये देखिए जरा, ये है जो पहले कैश मिला था 21 करोड़ अर्पिता के घर से, और आज फिर अर्पिता के घर से कैश मिला है, मशीन पहुंचाई गई। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, अगली तस्वीर दिखाइए, ये देखिए, ये एमएल दीजिए, ये अर्पिता के घर कैश गिनने की मशीन पहुंची है। एक मशीन आप देख रहे हैं, एक अंदर से 4 मशीनें, 2 मशीन देखिए, दूसरी मशीन निकाली जा रही है, और देखिए इसके पीछे तीसरी मशीन है। कैश गिनने की ये मशीनें हैं। इतना कैश मिला है कि आज फिर मशीनों का अंबार लगा दिया गया। फुल स्क्रीन लीजिए जरा, फुल स्क्रीन इस तस्वीर को लीजिए, फुल स्क्रीन। अर्पिता के घर कितना कैश निकला है, इन तस्वीरों से आपको अंदाजा लगेगा। ये देखिए मशीनें घर ले जाई गई, ये अर्पिता के घर के लिए देखिए ये मशीन निकाल रहे हैं, ये नोट गिनने की मशीन है, और आज फिर नोट गिनने के लिए बाकायदा टीम पहुंची। उनका दूसरा घर जो है उस घर पर रेड मारी गई है, उस घर से भी कैश निकला है। 15 करोड़ कैश बताया जा रहा है उस घर से निकला है। मशीनें गिनने, मशीनें लाई गई थी, इतना नोट निकला है कि हाथ से नहीं गिना जा सकता था, इसलिए नोट गिनने की मशीनों को मंगाया गया। देख रहे हैं मीडिया कैमरों के बीच, नोट गिनने की मशीन अर्पिता के घर पहुंची है, और
नोट की गिनाई हुई है और फिर ईडी और एसबीआई के ऑफिसर दंग रह गए इतना पैसा देखकर। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये आ रही है बंगाल से कि अर्पिता के नए ठिकाने से 15 करोड़ कैश और बरामद हो गया है। जी हां, बड़ी खबर। इससे पहले 21 करोड़ कैश बरामद हुआ था, अब अर्पिता के घर से 15 करोड़ कैश मिल गया है। बड़ी खबर, 15 करोड़ कैश। और ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूं, अर्पिता के घर से ये कैश मिला है और कैश 15 करोड़ और कैश मिल गया। देखिए, गुलाबी नोट और हरे नोट आपको नजर आ रहे हैं। 2-2 हजार की गड्डियां हैं, 500-500 के नोट हैं। अर्पिता के घर से 15 करोड़ रुपए और कैश बरामद हो गया है। फर्स्ट एंड एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त रिपब्लिक पर। 15 करोड़ कैश और बरामद हुआ है। न जाने कैश क्वीन के पास कितना पैसा है, नोट ही नोट। इससे पहले 21 करोड़ कैश अलग बरामद हुआ, 15 करोड़ कैश और बरामद हो गया। 36 करोड़, कुल 36 करोड़ कैश हो गया है। 21 करोड़ और 15 करोड़ मिलाकर। और 3 किलो सोना भी मिला है। जी हां, 3 किलो सोना भी मिला है। अब ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। आखिर बंगाल में हो क्या रहा है? ये देखिए, 2 तस्वीरें आपके सामने। पहले 21 करोड़ और अब 15 करोड़। ये नोट बंगाल में कैसे निकल रहे हैं? बंगाल में आखिर क्या हो रहा है जो नोट ही नोट बरस रहे हैं? बंगाल में काली कमाई कहां से आ रही है? सवाल ये है। ईडी राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक ईडी से पूछताछ पर सवाल उठा रहे हैं। और यही ईडी देखिए पैसा निकाल निकाल कर ला रही है। यही एम्बियंस गिराइए, यही ईडी पैसा निकाल निकाल कर ला रही है। यही ईडी कहां से पैसा खोज रही है, ये तस्वीरें ये बयां कर रही हैं। ये देखिए, ये आज का पैसा है, 15 करोड़ गुलाबी नोट जो आप देख रहे हैं। कहां से आया ईडी के पास? ईडी ने कहां से ढूंढ निकाला? बेलघरिया टाउन क्लब के फ्लैट पर छापा मारा गया है, जहां से ये गुलाबी नोट निकले हैं। ये जो गुलाबी नोट है, ये गुलाबी नोट ये बता रहे हैं कि बंगाल में सब कुछ ठीक नहीं है। ये वही ईडी निकाल रही है जिस ईडी पर आजकल कांग्रेस सवाल उठा रही है। ये वही ईडी गुलाबी नोट और हरे नोट ढूंढ कर निकाल रही है बंगाल से, जिस पर पूरी कांग्रेस सड़कों पर है। जिस ईडी पर सवाल उठा रही है कांग्रेस और कांग्रेसी नेता, वही ईडी कैश निकाल रही है। इसलिए आप ईडी की नीयत पर सवाल नहीं उठा सकते। तो कैश क्वीन, ये देखिए जरा, नोट गिनने की मशीन आप देख रहे हैं। इस तरह 4 नोट गिनने की मशीन घर में भेजी गई है, उसके बाद नोट गिने जा सके। कैश क्वीन के दूसरे घर पर आज ईडी ने रेड मारी। इससे पहले कैश क्वीन का एक दूसरा घर था, फ्लैट था डायमंड सोसाइटी में, जहां से 21 करोड़ मिले थे। बेलघरिया टाउन क्लब के फ्लैट पर छापा मारा गया और इस छापे में सोचिए थोड़ा बहुत नहीं, 15 करोड़ कैश मिला है। अर्पिता मुखर्जी के घर पैसा ही पैसा मिला। इतना पैसा गिन गिन के थक गए ईडी वाले। कैश गिनने के लिए 4 कैश काउंटिंग मशीन मंगाई गई। उसके बाद गिनाई शुरू हुई, घंटों से गिनाई चल रही है। एसबीआई के अधिकारी भी पैसा गिनने पहुंचे हैं। अब सोचिए, इसी ईडी पर सवाल उठा रहे हैं कांग्रेस के नेता, इसी ईडी पर कांग्रेसी नेता धरना कर रहे हैं। राहुल गांधी कल पूरे दिन सड़क पर बैठे रहे इस ईडी के नाम पर, और यही ईडी बंगाल से पैसा निकाल निकाल कर ला रही है। इसलिए ईडी की कार्रवाई पर आप सवाल नहीं उठा सकते। अर्पिता की कंपनी पर ईडी ने रेड डाली और इच्छा एंटरटेनमेंट के ऑफिस में छापा मारा है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने। इस कंपनी की निदेशक है अर्पिता मुखर्जी और पहले घर से ईडी ने 21 करोड़ रुपए बरामद किए थे। पैसे के साथ जांच एजेंसी को ब्लैक डायरी भी मिली है अर्पिता के घर से। अब सोचिए क्या हो रहा था न जाने घर पे, एक ब्लैक डायरी मिली। ये सारा पैसा व्हाइट तो हो नहीं सकता, काला पैसा है, रिश्वत का पैसा है। आखिर ऐसा क्या कर रही थी अर्पिता? मंत्री जी को जवाब देना होगा जो फिलहाल ईडी की कस्टडी में है। एक और मंत्री नप गए। 40 पन्नों की डायरी में लेन देन की बात का खुलासा हुआ है। 40 पन्नों की एक ब्लैक डायरी है, उसमें पूरा बही खाता है। 16 पन्नों में पैसे के अवैध लेन देन का जिक्र है बाकायदा। कंपनी के जरिए घोटाले की रकम ट्रांसफर हुई है और डायरी से साफ हुआ कि पार्थ और अर्पिता लगातार संपर्क में थे और ईडी को उच्च शिक्षा विभाग का एक लिफाफा भी मिला है। आपको बताऊं, जो लिफाफे थे, जिन लिफाफों में पैसा रखा था, वो सब सरकारी लिफाफे थे। सरकारी लिफाफों में भर भर कर क्या पैसा दिया जा रहा था। ईडी को 2 कंपनियों के ट्रांसफर के दस्तावेज मिले हैं। ग्रुप डी स्टाफ के एडमिट कार्ड भी बरामद हुए हैं। तो रिश्वतखोरी का जो बिजनेस था वो बहुत ऊपर से नीचे तक चल रहा था।
अब ईडी ने जो नोट बरामद किए हैं वो मैंने आपको दिखाए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और अगली बड़ी खबर है, आम आदमी पार्टी के नेता सांसद संजय सिंह संसद से बाहर कर दिए गए, निलंबित हो गए हैं। संजय सिंह सस्पेंड कर दिए गए। आज की अगली बड़ी खबर यह है, संजय सिंह दरअसल सदन में मौजूद थे। ये है संजय सिंह, अगली तस्वीर दिखाइए। इनको सस्पेंड कर दिया गया है। ये देखिए, एम्बियंस दीजिए। हुआ सदन में ये कि संजय सिंह देख रहे हैं, ये देखिए फुल स्क्रीन लीजिए। संजय सिंह ने किया क्या, देखिए तस्वीर। संजय सिंह गए, ये देख रहे हैं आप, वेल तक पहुंचे संजय सिंह, हाथ में पेपर था और ये देखिए पेपर उछाले। ये आप देख रहे हैं संजय सिंह ने उपसभापति के ऊपर पेपर उछाल दिए। ये देखिए पेपर उछाल कर फेंके, फाड़ के फेंके पेपर। ये किया संजय सिंह ने। ये देखिए, अगर आप देखिए संजय सिंह आगे बढ़ रहे हैं, रेड एरो के जरिए मैं आपको दिखा रहा हूं। धीरे धीरे वेल में जाकर आगे चेयर की कुर्सी तक पहुंचे हैं, हाथ में उनके पेपर थे और उसके बाद देखिए क्लोज फ्रेम में ये देखिए पेपर उछाल के फेंके संजय सिंह ने। और ऐसी हरकत के बाद संजय सिंह के खिलाफ कार्रवाई की गई है। क्या एक्शन हुआ है संजय सिंह पर, आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं। उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया है। संजय सिंह क्या कह रहे हैं इस कार्रवाई पर, यह आपको बताऊंगा। लेकिन देखिए, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह निलंबित किए गए हैं। संजय सिंह राज्यसभा से सस्पेंड कर दिए गए हैं। राज्यसभा के सांसद थे, पूरे हफ्ते के लिए उन्हें निलंबित कर दिया गया है। उपसभापति ने निलंबन की कार्रवाई संजय सिंह के खिलाफ की है। राज्यसभा के वेल में जाकर संजय सिंह ने नारेबाजी की, कागज फाड़कर सभापति की कुर्सी पर फेंक दिया। उपसभापति बैठे थे। सरकारी पक्ष ने निलंबन का प्रस्ताव पेश किया था, सरकारी पक्ष ने पेश किया था, जिस पर सदन ने ध्वनि मत से अपनी सहमति दी है, जिसके बाद उपसभापति ने निलंबित कर दिया संजय सिंह को। राज्यसभा से अब तक 20 सांसद सस्पेंड किए जा चुके हैं। सोमवार को लोकसभा से 4 सांसद सस्पेंड हुए थे। किसी एक सत्र में इतने सांसद आज तक के इतिहास में सस्पेंड नहीं हुए जितने अब हुए हैं। राज्यसभा के निलंबित सांसद विरोध में धरना देंगे और संसद परिसर में बापू की मूर्ति के सामने प्रदर्शन भी करेंगे ये सांसद। आइए आपको दिखाता हूं और सुनाता हूं, पहले सुनिए जरा संजय सिंह अपने सस्पेंशन के बाद, निलंबन के बाद क्या कह रहे हैं। आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। जिस नियम में हम चर्चा चाहते हैं वहां चर्चा नहीं करा रहे हैं। सदन किस लिए बना हुआ है? सदन जनता के बुनियादी सवालों पर चर्चा के लिए, यहाँ पर सोने के लिए नहीं है। अलोकतांत्रिक है मुद्दों पर भागना, अलोकतांत्रिक है सांसदों का निलंबन, अलोकतांत्रिक है सदन में देश की एक हिस्से में 55 लोगों की गुजरात में जान चली गई, उस पर चर्चा न करना। ये अलोकतांत्रिक। विवश होकर आपको कागज फेंकना पड़ा? मैंने तो खुद स्वीकार किया कि हाँ मैंने कागज फेंका था, और ऐसा पहली बार थोड़ी हुआ है यहाँ। और आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, संजय सिंह अपने सस्पेंशन पर बोल रहे थे लेकिन प्रोटेस्ट शुरू हो गया। वो प्रोटेस्ट कैसे हो रहा है ये मैं दिखाऊं। ये देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं संजय सिंह गांधी प्रतिमा के सामने उन सांसदों के साथ जो सांसद निलंबित कर दिए गए हैं, उन सांसदों के साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगली तस्वीर भी प्ले कीजिए। ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं संजय सिंह और कुछ और सांसदों के साथ ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं संजय सिंह। संजय सिंह ने कहा कि 50 घंटे प्रोटेस्ट करेंगे। ये देखिए कांग्रेस के सांसद भी जुड़ गए हैं आकर इस प्रदर्शन में, टीएमसी के सांसद भी। आइए मैं आपको बताऊं सांसदों पर जो कार्रवाई हुई, ये कार्रवाई कैसे होती है, कार्रवाई का हक किसे है। बड़ी बुनियादी बात आपको बताऊं कि अगर चेयर की तरफ से सस्पेंशन होता है तो वापस सस्पेंशन चेयर नहीं कर सकती है। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं सांसदों को सदन में बोलने की पूरी आजादी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, बहुत कम लोग इस बारे में जानते हैं। सांसदों को कुछ नियमों का पालन करना बहुत जरूरी होता है। क्या ये नियम लोकसभा और राज्यसभा की रूल बुक में बाकायदा लिखे होते हैं। अगर नियम का पालन नहीं करते तब कार्रवाई होती है। पहली चीज ये, सांसदों पर कार्रवाई केवल सदन के भीतर ही हो सकती है। सांसद जो कुछ भी बोल रहे हैं उन पर आप बाहर मुकदमा नहीं कर सकते, जो कुछ भी उन्होंने लोकसभा या राज्यसभा के अंदर बोला है। लोकसभा में कार्रवाई का अधिकार स्पीकर के पास होता है, लेकिन निलंबन वापसी का अधिकार सदन के पास होता है। स्पीकर अगर निलंबित कर दे तो वापस नहीं ले सकता निलंबन, वो सदन के पास पावर होती है। जबकि राज्यसभा में सदन की सहमति से ही कार्रवाई होती है और सदन की सहमति से ही निलंबन भी वापस होता है। यह राज्यसभा में होता है। सांसद की बात को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। जो कुछ सांसद ने संसद के अंदर कहा है,
क्योंकि सांसदों को संविधान में इस बात की बाकायदा छूट दी गई है। इसका मतलब यह नहीं है कि सांसद सदन में कुछ भी बोले, उसके लिए बाकायदा मर्यादा है। हंगामा, नारेबाजी, अभद्रता, बाधा डालने पर उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, जैसे संजय सिंह के खिलाफ हुई। एक दिन के लिए या पूरे सत्र के लिए उन्हें निलंबित किया जा सकता है, एक सत्र से ज्यादा के लिए भी उनको निलंबन किया जा सकता है। लोकसभा में नियम 374 और 374A के तहत कार्रवाई की जाती है। राज्यसभा में नियम 255 और 256 के तहत एक्शन होता है सांसदों के खिलाफ। निलंबन के दौरान सांसदों का पूरा वेतन भी मिलता है। निलंबित जरूर हो गए लेकिन वेतन पूरा मिलता रहेगा। ज्यादातर मामलों में विपक्ष सरकार पर हमलावर होता है और इसलिए विपक्ष पर सस्पेंशन की कार्रवाई ज्यादा होती है। पहली बार 1963 में सांसदों को निलंबित किया गया था 1963 में। 1989 में सबसे बड़ी निलंबन की कार्रवाई हुई थी उसके बाद। आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा कुछ सांसदों को जो इस निलंबन पर बोल प्रतिक्रिया देने। सुनिए। एक बात स्पष्ट हो गई है कि ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से आई वुड से एन एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी हो गया है। आप देखिए विपक्ष के सारे नेताओं पे ईडी बहुत हावी है, पर सत्ता पक्ष के इतने सारे लोग जो विपक्ष से सत्ता पक्ष में गए, और हाल ही में महाराष्ट्र एक उदाहरण है आपके लिए, जो एमएलएज के ऊपर ईडी नोटिस से जैसे ही उन्होंने पाला बदला वैसे ही उनका गंगा स्नान हो गया, ईडी केसेस खत्म हो गए। तो इस तरीके से पॉलिटिकल बेसिस पे राजनीतिक ये निर्णय लेना या ईडी की जांच कार्रवाई होना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जब हम लोग हाउस में आवाज उठाए अपने नोटिस पर कि 267 का नोटिस हम लोग दिया है, और ये और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं बहुत बड़ी खबर। आपके बच्चे अगर स्कूल जाते हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। आपके बच्चे के बैग में बम तो नहीं, कहीं वो बैग में बम तो नहीं लेकर जा रहा है। खबर यह है कि बच्चे बैग में बम लेकर जा रहे हैं, गैंग बना रहे हैं और बम चला रहे हैं। ये देखिए, ये छात्र है जिसे गिरफ्तार किया पुलिस ने। 35 छात्रों की गिरफ्तारी हुई है। 35 स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की गिरफ्तारी हुई है। बहुत बड़े स्कूल के छात्र जो बम बना रहे थे, न सिर्फ बना रहे थे बल्कि चला रहे थे। गैंग बना रखी थी इन छात्रों ने। ये जो आप देख रहे हैं ये वो छात्र हैं। 35 छात्र गिरफ्तार हुए। अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये बड़े बड़े स्कूल हैं, बहुत बड़े स्कूल, बड़ा नाम कॉन्वेंट स्कूल। ये देख रहे हैं आप, बॉयज हाई स्कूल। इस स्कूल के बच्चे गैंग बनाकर क्या कर रहे थे, आइए मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि आखिर बच्चे कौन सी साजिश रच रहे थे। सवाल यह है कि आपके बच्चे कहीं बैग में बम लेकर तो नहीं जा रहे, मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, आपको पता नहीं, बच्चे बम बनाना सीख रहे हैं। बड़े बड़े स्कूलों के बच्चों ने गैंग्स बनाए हुए। गैंग्स फिल्मी अंदाज में ये दहशत फैलाते हैं और यूट्यूब से छात्रों ने बाकायदा बम बनाना भी सीख लिया। इन कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों ने पटाखों के बारूद और माचिस से ये बम बनाते थे। आपको बताऊं इनके नाम इन्होंने गैंग्स बनाए थे। माया, बिच्छू, लॉरेंस, सोलिटेयर, गैंग बनाया हुआ था इन बच्चों ने। इमोर्टल और तांडव नाम से भी गुट बना रखे थे और तांडव में 100 से ज्यादा छात्र शामिल थे। इमोर्टल ग्रुप में 40 से ज्यादा बच्चे थे। सोशल मीडिया पर गैंग्स के नाम से इन्होंने अकाउंट बनाए। ये 10वीं और 11वीं में पढ़ने वाले बच्चे, 10वीं, 11वीं और 12वीं में। इमोर्टल गैंग धोबी घाट पर उसके बाद ये बच्चे सब इकट्ठा होते थे। वारदात को अंजाम देने के लिए बाकायदा रणनीति बनाते थे। खौफ बढ़ाने के लिए बमबाजी भी पोस्ट करते थे। ये बम बनाते थे और बम चलाते भी थे। सोशल मीडिया पर मारपीट के वीडियो इन्होंने डाले हुए हैं। गैंग्स कभी कभी वीडियो लाइव भी किया करते थे। इतना ही नहीं, गैंग को मजबूत करने के लिए चंदा भी इकट्ठा किया जाता था। स्कूल के नाम पर पैसा लेकर ये चंदा इकट्ठा करते थे बच्चे। ये खबर प्रयागराज के बड़े बड़े स्कूलों से जुड़ी। अब मैं आपको बम की तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं। इन बच्चों ने स्कूलों पर बम चलाए हैं। वो तस्वीरें देखिए जरा, स्कूल के बाहर की तस्वीर। ये देखिए, ये बम, ये जो धुआं उड़ता देख रहे हैं, ये बम। फुल स्क्रीन लीजिए जरा, सीसीटीवी कैमरे में ये तस्वीर कैद हुई है। फुल स्क्रीन दिखाइए इस तस्वीर को। देखिए, स्कूल का गेट देख रहे हैं, यहां धुआं उड़ता देख रहे हैं। बच्चों ने यहां आकर बम फेंका है और बम फेंकने के बाद यह धुआं उठ रहा है। सोचिए, स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे जिन्होंने बम बनाया यूट्यूब से, माचिस और पटाखे के बारूद से, उसके बाद स्कूल के गेट पर बम फेंका है आके, ये कर रहे थे ये बड़े स्कूलों के बच्चे। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर
बमबाजी की क्लास कैसे हो रही थी। प्रयागराज में स्कूली छात्र बमबाज बन गए, बम चलाने लगे। कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की बाकायदा गैंग वॉर हो रही है। 10वीं 11वीं 12वीं में पढ़ने वाले बच्चे, पहले महर्षि पतंजलि स्कूल के गेट पर बमबाजी की गई, फिर बिशप जॉनसन स्कूल के बाहर बम फेंका गया, बॉयज हाई स्कूल के गेट पर भी बम मारा गया, बिशप जॉनसन स्कूल के बाहर भी बम फेंका गया। पिछले 22 दिनों 6 जगहों पर बमबाजी की गई है और नामी स्कूल के छात्र पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गए। मामले में 3 थानों की टीम एसओजी को लगा दिया गया है, सोचिए, इन बच्चों को पकड़ने के लिए। एक सीसीटीवी की फुटेज से आरोपी छात्र, पूछताछ में आरोपी ने बमबाजी के मामले में खुलासे किए। विरोधी गुट पर दबदबे के लिए यह बमबाजी कर रहे थे ये छात्र, और इमोर्टल गैंग के सदस्य 10 स्टूडेंट्स इसमें गिरफ्तार हुए हैं। अलग अलग कॉन्वेंट स्कूल के 35 छात्रों की गिरफ्तारी हुई है। 35 छात्र, इन्हें कुछ को नैनी जेल भेज दिया गया है, छात्रों को जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है, और कुछ जो नाबालिग हैं उन्हें जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड भेजा गया। आरोपियों में 34 छात्र नाबालिग हैं, सिर्फ एक बालिग है। बालिग युवक को नैनी जेल भेज दिया है पुलिस ने, और नाबालिग को बाल सुधार गृह भेजा गया है। आरोपी छात्र माफिया की तरह गैंग चला रहे थे, मां बाप को इल्म तक नहीं था। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा एसएसपी प्रयागराज क्या कह रहे हैं इन बच्चों की गिरफ्तारी के बाद। देखिए, विगत दिनों जैसा कि घटनाएं यहाँ पे हुई हैं, जिसमें विभिन्न स्कूलों और अन्य स्थानों के बाहर बमबाजी की घटनाएं हुई थी, सभी घटनाओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा उसमें अनावरण तथा जो दोषी थे उनकी गिरफ्तारी का एक तरह से एसपी सिटी और एएसपी के नेतृत्व में कार्रवाई चल रही थी। उसी के तहत कुल 11 लोगों को एप्रीहेंड किया गया, जिसमें एक वयस्क है तथा 10 ये नाबालिग हैं। नाबालिगों को जेजे एक्ट के प्रावधानों के तहत उनको बाल सुधार गृह में भेजा जा रहा है। और आइए अब आपको दिखाता हूं कैसे बम चला रहे थे जो छात्र, उनकी तस्वीर देखिए। ये देखिए जरा, ये छात्र जो बम चला रहा था, मास्क, मुंह पर कपड़ा ढक रखा है, नाबालिग है, चेहरा नहीं दिखाया जा सकता। ये पुलिस देख रहे हैं, पुलिस ने पकड़ा है इस छात्र को। फुल स्क्रीन लीजिए जरा तस्वीर। ये छात्र कॉन्वेंट में पढ़ने वाला, बड़े स्कूल में पढ़ने वाला, माचिस और पटाखों से बम बना रहे थे, अपने गैंग बना रखे थे, एक दूसरे पर बम फेंक रहे थे। अलग अलग स्कूलों के छात्रों ने गैंग बना रखे थे। 35 छात्र, प्रयागराज पुलिस ने ऐसे 35 छात्रों को गिरफ्तार किया है, बाल सुधार गृह भेज दिया गया है और जेल भेज दिया गया जो बालिग थे। अगली तस्वीर जरा बम की दिखाइए, जो बम चला रहे थे। अगली तस्वीर दिखाइए, बम की तस्वीर दिखाइए, जो गेट पर बम फेंक रहे थे वो तस्वीरें ये देखिए जरा। ये आप देख रहे हैं, स्कूल के गेट पर बमबाजी की गई है और बम फेंका गया है। फिलहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ। आज देश से एक बार फिर वादा करता हूं कि सच के लिए रिपब्लिक की लड़ाई कभी कमजोर नहीं होगी, क्योंकि हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। रिपब्लिक के खिलाफ साजिश रचने वाले हमेशा हारते रहेंगे। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से। दर्शकों, आज से करीब 20 से 25 सालों से ज्यादा की पहले